वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हों। उसी अंतिम प्रयास में युक्ति आईएएस के द्वारा आपके लिए दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस करता है राष्ट्रीय संस्करण का, जो पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट होता है। तो इससे संबंधित आपके जो आज का जो न्यूज है 12 फरवरी का, उसमें कौन सा न्यूज शामिल किया गया जो पीटी और मेंस इंटरव्यू ओरिएंट हो, तो उसे हम लोग कवर करेंगे। साथ ही केवल पीटी ओरिएंट कौन सा न्यूज है उसे मैं नोट डाउन करा दूंगा, जिस पर आप लोग की नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले जो भी अभी हमसे जुड़े, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और जो हमारे पुराने लिसनर है, व्यूअर है, चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। जो युक्ति आईएएस पर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो ऐप हो या वेबसाइट, उसका उपयोग जरूर करें। ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और जो भी दिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो भी टेस्ट सीरीज यूपीएससी, पीसीएस और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उससे संबंधित जो भी टेस्ट कराया जा रहा है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी का आपको टेस्ट अवेलेबल है युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग जरूर शामिल होकर जो भी संबंधित स्टूडेंट हैं तो उसे आप लोग परचेज करते हैं। और इसका लो बहुत फी रखा गया है, फी बहुत कम रखा गया है। जैसे आप समझ सकते हैं 399 में 2000 टेस्ट सीरीज़ आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे का उपलब्ध कराया जा रहा है। और 199 में आपको 21 टेस्ट बीपीएससी, यूपीएससी का टेस्ट आप लोग को अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप लोग जरूर जुड़िए ताकि जो भी हमारे द्वारा सुविधा दी जा रही है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। चलिए, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ एक न्यूज़ है, आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। पीटी ओरिएंट है तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि कार्लसन को बेट दिए हैं भारत के एक शतरंज खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन का। आप जब भी देखिएगा वीडियो ज़रूर देखिएगा, कितना फास्ट खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस शिक्षा में सीटों की समस्या खत्म करेगी डिजिटल जो यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, बजट में भी बात की गई है। तो पीएम के द्वारा ये बात कही गई है। यह बहुत ही बेहतर कदम होगा अगर यह कदम सही रूप से 100% एक्यूरेटी के साथ अगर अवेलेबल होता है तो भारत में सीटों की समस्या जो यूनिवर्सिटी में होती है वो समाप्त कर देगी और उसके नए विकल्प हमें उपलब्ध कराएगा। इससे संदर्भित आप लोगों को पीटी, मेंस और ओरिएंट चीज़ें कवर कर लेनी है, क्योंकि आने जो भी आगामी जो एक से 2 या 3 साल से जो एग्ज़ाम होंगे मेंस ओरिएंट, तो उसमें यह आपको टॉपिक ज़रूर होंगे। और इंटरव्यू जो भी होंगे 1 से 2 साल के लिए, इसमें यह टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए इस पर सारी चीज़ों पर बात करेंगे आज हम लोग। हालांकि यहाँ कुछ बातें की गई है तो उसे हम लोग मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें और भी दी गई है तो उसे कवर कर लीजिए। जैसे ये घोषणा कब की गई, 22-23 के बजट में की गई। पोस्ट बजट के रूप में इसे मानते हैं, फॉरेस्टिंग स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्किल लिंकेज के रूप में इसे वेबिनार में इस बात को की गई। साथ ही साथ ई विधा हो या 1 क्लास 1 चैलेंज, डिजिटल चैलेंज, डिजिटल लैब या फिर डिजिटल यूनिवर्सिटी शिक्षा के ऐसे ढांचे के युवाओं को काफ़ी मदद देगी। तो इसके संबंधित बातें की गई है पीएम के द्वारा, जो बहुत ही बेहतर रूप से आगे हमारे डिजिटल ये लर्निंग को बढ़ावा देगा। उसके अतिरिक्त की नोट्स क्या आप लोगों को जानना चाहिए, ये हम चलिए देखते हैं। जैसे नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अवसर को बढ़ाने हेतु और विभिन्न भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना कार्य अनुशंसा की गई है, जो बजट में की गई है। तो ये अनुशंसा इससे संदर्भित है। नोट आप लोग यहाँ याद रखना है क्या, जैसे 2022-23 के बजट में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। और विद्यालयों के बंद रहने के कारण हुए लर्निंग लॉस, आप लोग ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कभी भी इंटरव्यू में आपसे जब भी इंटरव्यू हो, इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है लर्निंग लॉस से। लर्निंग लॉस को समस्या को कम करने के लिए आपके पास क्या विकल्प है, तो इससे संबंधित आपको इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है या किया जा सकता है। संबोधित करने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई विधा, पीएम विधा जिसे योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल
पहल को बल दिया था, इससे संबंधित बातें की जाती है और जो अभी आपको पीएम के द्वारा भी इसमें की गई है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो लर्निंग लॉस के संबंधित क्या योजना है सरकार की, इससे संबंधित प्रश्न आपसे किया जा सकता है। इस दिशा में क्या क्या कार्य हो रहा है, ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। क्या यह नया कॉन्सेप्ट पूरी तरह न्यू कॉन्सेप्ट है या इससे पूर्व पहले कार्य किया जा चुका है भारत में, तो इससे संबंधित आप लोगों को बातें याद रखनी है, इसे नोट डाउन करना है आपके आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग में। और आज से ओपन कर दिया गया है आपको, और जो टेलीग्राम चैनल है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का, उसे ओपन है, सभी लोग आप लोग सेंड कीजिए। और प्लीज़ इस पर और भी एक्स्ट्रा मटेरियल मत सेंड कीजिएगा, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा उस व्यक्ति को। क्योंकि यहाँ बहुत बार देखा जाता है चैनल ओपन कर दिया जाता है ग्रुप को, तो वहाँ पर बहुत से प्रचार आने लगते हैं अनर्गल चीज़ों का। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, केवल एग्ज़ाम ओरिएंट बातें यहाँ होती है, तो आप लोग एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। केवल आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जो आप लोग आंसर राइटिंग कीजिएगा उसको वहाँ पर सेंड कीजिएगा। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जुड़ सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी, जो सीरियस अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि मेरा पीटी मेंस और इंटरव्यू हो, तो ज़रूर जुड़े। यहाँ पर और चीज़ें नहीं होती, केवल टू द पॉइंट बातें की जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ख़राब लगेगा, पर यही हकीकत है। तो जो भी इस तरह के कार्य करेंगे, अगर एक्स्ट्रा कुछ वहाँ सेंड करते हैं उनको तुरंत ब्लॉक किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या है डिजिटल प्रोग्राम, क्या इस दिशा में कार्य कर रहा है, तो डिजिटल विश्वविद्यालय स्वयं, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग गूगल कर लीजिएगा क्या है कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सी चीज़ें और भी आगे आएगी, तो मैं उस पर विशेष चर्चा करूंगा। स्वयं प्रभा, ई पीजी पाठशाला, ई ज्ञान कोश, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लैब आदि पूर्व से ही कार्य कर रहे हैं, जैसा कि चर्चा भी किया गया पीएम के द्वारा। तो इससे संबंधित आप लोगों को की नोट्स ज़रूर बना लेना है। या तो जब मेंस राइटिंग करते हैं 200 शब्दों में रहता है तो केवल इसका ही चर्चा रहेगा। बीपीएससी, यूपीपीसीएस और भी एग्ज़ाम में आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर इसके संदर्भ में कुछ बातें लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। डिजिटल यूनिवर्सिटी के पक्ष में तर्क क्या दिए जा रहे हैं, वैज्ञानिक प्रगति में योगदान है यह क्या, यह हब स्पोक मॉडल पर आधारित होगी जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है वैज्ञानिक प्रगति के रूप में। इस डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात जो की जा रही है, तो इसमें जो भी हमारे पास अभी वर्तमान जो तकनीक है उसका उपयोग किया जा सकता है। अब भारत इसमें बहुत बेहतर कार्य कर रहा है, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संदर्भ, मशीन लर्निंग, वर्चुअल जो रियलिटी है, इससे संबंधित जो भारत के कार्य है विश्व में इसके लिए इसकी बोलती होती है, इसके विश्व के टॉप 10 श्रेणियों में इसे रखा जाता है इस सब चीज़ों के लिए। तो भारत इससे और भी प्रगति कर रहा है। भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में लक्ष्य भी है, कुछ है आधारित, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या लक्ष्य भारत ने किया है। इससे संबंधित आपको प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो बना हुआ है, और भी चीज़ें जाननी है मशीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में तो वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग का जो अर्थात पढ़ने लिखने का जो वर्तमान मॉडल है, अक्षमता। वर्तमान विश्वविद्यालय मॉडल कठोर मॉडल है, जैसे सीट के संदर्भ में निश्चित सीट है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। प्रवेश का जो तरीका है वो भी बहुत टफ है। 99% स्टूडेंट प्राप्त करने वाले स्टूडेंट बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी में लाते हैं। और जो सीबीएसई बोर्ड होता है वो तो आसान हो जाता है, पर जो स्टेट बोर्ड होता है वहाँ पर हाईएस्ट जो नंबर होता है, जो आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट कैसे होता है, किस रूप से होता है, कितना होता है, तो सभी लोग को पता है। जो प्रवेश की जो विधा है, वर्तमान जो लर्निंग सिस्टम है उसमें बहुत ही कठोर है, और इसमें विविधता की भी कमी है। किसी यूनिवर्सिटी में खास टॉपिक को ही कवर किया जाता है, किसी में कुछ खास सब्जेक्ट को ही कवर किया जाता है, सभी सब्जेक्टों को शामिल नहीं किया जाता है यूनिवर्सिटी में, जैसे पढ़ाने के लिए जैसे सब्जेक्ट के रूप में। तो इसलिए विविधता लाने के लिए, कोर्सेज में विविधता लाने के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि एक मंच ऐसा हो जहां सभी टॉप जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो, और उस पर इच्छानुसार स्टूडेंट अपने अनुसार मॉडरेट करके अपने उस कोर्सेज को पा सके। तो इसके लिए यह यूनिवर्सिटी, आपको डिजिटल यूनिवर्सिटी एक कदम होगा आगे।
आर्थिक लाभ भी बहुत प्राप्त होगा। यूनिवर्सिटी डिजिटल अगर हम की बात करते हैं तो उसमें आपको एक वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट होगा, और जबकि यूनिवर्सिटी डेवलप करने के लिए बहुत से संसाधन की ज़रूरत होती है और विभिन्न जगहों पर संसाधन की ज़रूरत होती है, इससे संबंधित बातें की गई है। तो आर्थिक रूप से बहुत ही लाभ होगा इससे। प्रौद्योगिकी के साथ अद्यतन व्यवस्था है, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी डेवलप होगा लर्निंग सिस्टम भी इस डिजिटल यूनिवर्सिटी में डेवलप होगा, इसलिए यह बेहतर विकल्प देता है हमें। अंतर्राष्ट्रीय ई लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल बहुत से ई लर्निंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, लॉर्ड्स का। तो इसे आपको उनसे कोऑर्डिनेट करके हमारा ई लर्निंग सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, जिससे और भी लर्निंग सिस्टम में उन्नति हो सकती है और लोग ज़्यादा सीख सकते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा सीख सकते हैं। इसके विपक्ष में तर्क किया दे रहा है तकनीकी मनोदशा का प्रभाव है। अभी भी हमारे जो शिक्षक हैं जो लर्निंग सिस्टम को एडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, उन्हें बहुत सी समस्याएं होती है। हमारे टीचर को, जो दूर दराज के टीचर है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र के टीचर हैं, माध्यमिक क्षेत्र के टीचर हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम अभी फेस करना पड़ता। तो इस समस्या को पहले निदान करना होगा, उससे संबंधित जो भी ड्रॉबैक है उसे दूर करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षक और जो छात्र हैं उसका कम्युनिकेशन गैप भी देखने को मिलेगा इससे संबंधित। अगर हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस पर बहुत से क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिससे दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनता है और कार्य करते हैं। और ऑनलाइन लर्निंग में आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे, अभी ही जैसे कोविड काल में देखे होंगे, बहुत से मीम बना था जिसमें टीचर को कुछ अशब्द बोला गया था, बातें की गई थे छात्रों के द्वारा, साथ ही शिक्षक के द्वारा कुछ ऐसी बातें की गई थी जो एक जो शिक्षण प्रक्रियाओं में नहीं होना चाहिए। तो इससे संबंधित कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें होंगी, जो आएंगी, उभर के आएंगी, तो इससे इन समस्याओं को दूर करने के लिए नियम और दशा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए विपक्ष में तर्क दिया जा रहा है। सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी कुछ उत्पन्न होगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से सामने आएगी। वित्तीय अक्षमता, इसे डेवलप करने के लिए अभी भी हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है जो प्रत्येक व्यक्ति तक हम मोबाइल पहुंचा सके, कम क्षमता के डाटा दे सके, साथ ही 24 आवर बिजली की उपलब्धता दे सके, जिससे वो ई लर्निंग यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उससे संबंधित जो कार्य होंगे उसका लाभ ले सके। तो इस प्रकार का वित्तीय अक्षमता भी डेवलप होगा, तो इससे संबंधित उसे समस्या को दूर करने की बात की गई, तब जाके इसे एडॉप्ट करने की बात हो रही है। तो ये आगे आने वाले समय में कुछ और भी स्पष्ट होंगी बिंदुएं, तो उसे और भी जैसे जैसे ये डेवलप होगा कॉन्सेप्ट, उस पर परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस मेंस टॉपिक को जरूर कवर कीजिए, जो 1 से 2 महीने में मेंस होने वाले हैं, या 5 महीने के अंदर जो मेंस हो जाएगा, तब तक ये क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे डिजिटल यूनिवर्सिटी सुमुखी यूनिवर्सिटी के रूप में स्पष्ट कीजिए। यहाँ भविष्यमुखी आप लोग कर लीजिएगा, भविष्यमुखी यूनिवर्सिटी भविष्य के लिए एक स्पष्ट यूनिवर्सिटी के रूप में स्पष्ट होती है, जबकि वर्तमान शिक्षण संस्थाएं प्रक्रिया जो है रूढ़िवादी समस्याओं के विद्वान है। कुछ शिक्षण जो वर्तमान शिक्षण है कुछ रूढ़िवादी कॉन्सेप्ट अभी भी है, तो उससे क्या यह डिजिटल यूनिवर्सिटी भविष्योन्मुखी यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप हो सकता है? इनके बीच के अंतर्विरोध किन आधारों पर समाप्त किया जा सकता है? जो इनके बीच है डिजिटल यूनिवर्सिटी और वर्तमान यूनिवर्सिटी जो है, हमारा जो यूनिवर्सिटी है, उसके बीच जो अंतर्विरोध है उसको कैसे समाप्त किया, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको आंसर राइटिंग करना। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सेंड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से ऐड हो जाइए। नहीं तो युक्ति IAS का दैनिक जागरण न्यूज़ चैनल एनालिसिस कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, आप लोग वहाँ पर हमें पाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्या बात बोले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बात
स्पष्ट किया है। इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग को रोकने तत्काल कदम उठाए सरकार, इससे संबंधित कुछ बातें की गई है। जैसे एक बात मैंने पिछले कुछ दिनों में जो कर्नाटक में मामला चल रहा है, हिजाब और बुर्का मामला, ये सब जो चल रहा है, उससे संबंधित मैं एक बात बोला था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिम्मेदारियों के साथ कर्तव्यों के साथ मिलती है। मैंने वो बात बोली थी, देखिए उसी लाइन को यहाँ पर बातें की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके कर्तव्यों के साथ अंतर्निहित होती है। तो इस बात को ही स्पष्ट किया गया है। तो समझिए बात है क्या, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, उसे आप किस रूप में अडॉप्ट करते ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे संबंधित आप लोगों को बातें यहाँ देखनी है कि जब भी हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार से अधिक हमें मौलिक कर्तव्य पर बल देने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि मौलिक कर्तव्य हमें एक सामाजिक दायित्व प्रदान करता है कि समाज के प्रति हमारा क्या, स्वयं के प्रति हमारा क्या, देश के प्रति हमारा क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए। आप लोग इसे उस रूप में देखिएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। केवल आप लोग मौलिक अधिकार का ही एक प्रशासक के रूप में या कभी भी बात की जाए इंटरव्यू में आप लोग से कि मौलिक अधिकार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मौलिक कर्तव्य, तो आप लोग मौलिक अधिकार को मानते हुए मौलिक कर्तव्य पर अधिक बल दीजिएगा, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि आप कितना जवाबदेह हैं। यह सामने वाले को पता चलता है कि आप केवल अधिकारों की बात नहीं करते, अपने कर्तव्यों को ही जानते। इससे संदर्भित जो भी आपको पॉइंट मिलते हैं तो उसे की नोट्स ज़रूर कीजिएगा। एग्ज़ाम यह मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच का अंतर। चलिए नेक्स्ट, हम पेगासस प्रकरण में एक्सपर्ट पैनल ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। तो इस पर चर्चा अभी जो भी है, चर्चाएं प्रारंभ हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, यह क्या था मामला, इससे संबंधित प्ले लिस्ट पर आप लोग जाइएगा, पेगासस मामला आप लोग सर्च कीजिएगा प्रकरण, तो आप प्ले लिस्ट में सारे चीज़ पर पेगासस क्या था, पेगासस का प्रकरण किस रूप से संबंधित है, किस देश द्वारा यह समर्थित है, क्या विवाद का कारण है, भारत से संबंधित क्या है, विश्व के कितने देशों में यह असर छोड़ता है, इसके डाटा क्या लीक हुए, सभी पर चर्चा आपको किया जा चुका है। तो इसको प्ले लिस्ट में जाइए, एक ही चीज़ को यहाँ पर रिपीट करना सही नहीं है। यहाँ पर नए टॉपिक को मैं शामिल कर लूँगा, इससे पुराने टॉपिक को आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए और देख लीजिए वहाँ से सारे चीज़ों को। यहाँ पर कुछ एक की नोट्स आप लोग को याद रखना, क्योंकि उस समय जब आया था उसमें कमेटी का गठन नहीं हुआ था, बाद में हुआ था। तो इस कमेटी का नाम आप लोग याद रखिएगा पेगासस प्रकरण के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस प्रकरण के शीर्ष न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रविंद्रन समिति की देखरेख में विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी। इसी समिति ने अपना अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट पर जाके जरूर एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है पीटी ओरिएंट। यहाँ पर प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखना है कि पीटी ओरिएंट मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक चैनल पर आपको यह फ़ोटो शेयर भी किया था। 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए एक टीका मंजूरी दिया गया है। उस टीके का क्या नाम है? टीके का नाम देखिए, यहाँ पर सर्च है कार्बोवैक्स, जो 12 से 18 वर्ष कार्बोवैक्स। तो ये आप लोग टीका याद रखना है। पीटी ओरिएंट आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। थोड़ा सा इसे मैं चेंज कर लूँ। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक नीचे है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक चीज़ें ज़्यादा दी हुई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए बढ़ाएगा भारत फ्रांस कदम। तो इससे संबंधित चीज़ें दी गई है, बहुत से की पॉइंट को कवर किया गया, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ब्लू इकोनॉमी की चर्चा की गई है, इन दो देशों में सहमति जताई है कि हम इस पर आगे कार्य करेंगे। बहुत से पॉइंट यहाँ कवर किए गए, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। यह इम्पोर्टेंट है आगामी जो भी मेंस होने वाले हैं उसके लिए। ब्लू इकोनॉमी इंटरव्यू के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन जाता है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछा जा सकता है ब्लू इकोनॉमी से। हालांकि इससे संबंधित प्लेलिस्ट में भी वीडियो बना हुआ, जरूर देखिए। पर अतिरिक्त कुछ नए पॉइंट आए हैं तो उसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया है कि ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में आप लोग को चीज़ें जाननी चाहिए। ब्लू इकोनॉमी क्या है, ब्लू इकोनॉमी क्यों जरूरी हो जाता है, ब्लू इकोनॉमी में भारत का क्या लक्ष्य है,
और विश्व में क्या ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, इससे संदर्भित जो भी पॉइंट है उसको वीडियो में अपलोड किया हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग प्ले लिस्ट ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर होगा और वो कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से बनाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग की पॉइंट के रूप में क्या हम लोग को जानना चाहिए, जैसे ब्लू इकोनॉमी क्यों महत्वपूर्ण है। तो ब्लू इकोनॉमी एक उभरती अवधारणा है जो महासागरीय और जलीय संसाधनों को बेहतर प्रबंधन पर बल देता है। तो वन शॉर्ट में हम लोग ये जाने कि महासागर और जल में जो संसाधन है उसको बेहतर प्रबंधन करना ही ब्लू इकोनॉमी है। ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा कौन दिया, सबसे पहले बेल्जियम के अर्थशास्त्री गुंटूर पॉली के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 2010 में प्रकाशित उनकी पुस्तक द ब्लू इकोनॉमी 10 Years 100 Innovations और 100 Millions जॉब्स प्रस्तुत ये पुस्तक प्रकाशित किया था, उसी में ब्लू इकोनॉमी की बात की गई थी। यह 2010 की बात हो रही है। तो इससे संबंधित चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, तो आप लोग को ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। पीटी में ये प्रश्न पूछ सकता है ब्लू इकोनॉमी किसके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है, कब आया यह कॉन्सेप्ट, इससे संदर्भित। ब्लू इकोनॉमी के तहत शामिल बिंदु क्या है, क्षेत्र क्या है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अक्षय ऊर्जा, समुद्री परिवहन, मत्स्य पालन, परिवहन, अवशिष्ट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्लू एक्चुअली यहाँ पर एरर हो गया, इसका पॉइंट जो है ब्लू इकोनॉमी के तहत शामिल क्षेत्र के तहत आएगा, थोड़ा सा इसे आप लोग सुधार लीजिएगा। ये ब्लू इकोनॉमी के तहत शामिल क्षेत्र क्या है, अक्षय ऊर्जा, समुद्री परिवहन, मत्स्य पालन, पर्यटन, अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका क्षेत्र के रूप में एरर हो जाता है कभी कभी कॉपी पेस्ट करने में, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। ब्लू इकोनॉमी के तहत 3 बिंदु को शामिल किया जाता है। जैसे 3 बिंदु क्या है, वैश्विक जल संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था, नवाचार विकास से संबंधित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था का विकास, ये 3 पॉइंट है, 3 बिंदु है ब्लू इकोनॉमी के। तो इससे संबंधित बातें की जाएंगी हमेशा, तो आप लोग इसे याद रखना है। भारत का लक्ष्य क्या है, इससे संबंधित न्यू इंडिया विजन प्रकाशित किया गया, जिसमें ब्लू इकोनॉमी को 10 प्रमुख आयामों में रखा गया। राष्ट्रीय भारत का जो राष्ट्रीय विकास होगा तो उससे संबंधित 10 प्रमुख आयामों में से शामिल किया गया। 10 पॉइंट जो भारत के द्वारा न्यू इंडिया विजन में जो प्रकाशित किया गया उसमें शामिल किया गया नीति आयोग के द्वारा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, नोट में याद रखिए। 9 तटीय राज्यों, 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाहों विस्तृत 7500 किलोमीटर अधिक लंबी तट रेखा के साथ व्यापार का 95% समुद्री मार्ग से जरिए होता है। इसके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 4% अनुमानित योगदान है, जिसे और भी बढ़ाया जाने का लक्ष्य रखा जा सकता है। तो इससे संबंधित बातें आप लोग को देखने को मिलेगा। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह कॉन्सेप्ट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्लू इकोनॉमी मसौदा क्या था, नीति का मसौदा, याद रखिए, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे मेंस में। यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था समग्र विकास हेतु कई प्रमुख क्षेत्रों नीतिगत हस्तक्षेप पर जोर देती है। इस नीति निम्नलिखित 7 विषयगत क्षेत्रों की पहचान की गई थी, जिसमें से इसको शामिल किया गया था। ब्लू इकोनॉमी ओशियंस गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय लेखा ढांचा, तटीय समुद्री स्थानिक योजना और पर्यटन। इस ब्लू इकोनॉमी के तहत 7 यहाँ बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। ब्लू इकोनॉमी के तहत 7 मसौदा तैयार किया गया, जिसमें से क्या था, ब्लू इकोनॉमी ओशियंस गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय लेखा ढांचा, तटीय समुद्री स्थानिक योजना और पर्यटन, समुद्री मत्स्य पालन और जलीय कृषि, मछली प्रसंस्करण। नेक्स्ट है विनिर्माण, उभरते उद्योग, व्यापार और प्रौद्योगिकी सेवाएं और कौशल विकास, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग जैसे ट्रांसशिपमेंट में शामिल करना, तटीय और गहरे समुद्र के खनन, अपतटीय ऊर्जा, सुरक्षा, राजनीति, आयाम और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव। इससे संबंधित बातें की गई थी। राष्ट्रीय मसौदा ब्लू इकोनॉमी के जो राष्ट्रीय मसौदा आया था उससे ब्लू इकोनॉमी जो कॉन्सेप्ट था 10 में शामिल किया। उसके 7 पॉइंट क्या थे, इसमें आप लोगों को यह ध्यान रखना है। नहीं, आप लोग को मेंस ओरिएंट प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे ब्लू इकोनॉमी नीति मसौदे में देश के आर्थिक विकास और कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण नीतिगत ढांचा को स्पष्ट करता है। इस क्षेत्र में भारतीय भविष्य को स्पष्ट कर, इस क्षेत्र में भारत का क्या भविष्य है, भारत किस रूप से कार्य कर सकता है या लक्ष्य क्या है, इससे संबंधित बातें यहाँ पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अपने जो आंसर राइटिंग है
उसको आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सेंड कीजिए। वहाँ से मेरे द्वारा आपको जो भी होगा गाइडलाइंस किया जाएगा, जो भी एरर होगा आपके आंसर राइटिंग में उससे सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों को यहाँ पर जो हाल ही में एक वीडियो लीक आया था सामने नेट पर, क्या कि जो भ्रष्टाचार विरोध जो ले रही थी महिला, हंसते हुए कुछ बातें की गई उनके द्वारा किया गया था, जो किसी भी रूप से प्रशासन के लिए मान्य नहीं है। एक घूस ले रही है, उसके बाद स्वीकार न करते हुए अपराध जो अस्पष्टता को दर्शाता है उनके बौद्धिकता को, तो इससे संबंधित टिप्पणी किया गया। तो एथिक्स पेपर में आपको यहाँ से कुछ चीज़ें पॉइंट मिलेगी, किस प्रकार से एक प्रशासक को व्यवहार करना है, किस रूप से चीज़ों को स्पष्ट कर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। तो इससे संबंधित आप लोग को देख लेना है। यहाँ पर एक चीज़ और भी याद रखना है, केवल पीटी ओरिएंट बातें यहाँ रखना है। 13,020 करोड़ की सीमा प्रबंधन योजना को मंजूरी दिया गया है, जिसमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट योजना BIM जो है योजना के लिए 13,020 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। यह कब तक खर्चा किया जाएगा, लक्ष्य क्या रखा गया, 2021-22 से आपको 25-26 तक का लक्ष्य रखा गया, इसमें यह खर्च किया जाएगा। और यह लागत 2021-25-26 में तक BR योजना के तहत जारी की गई, मंजूरी की गई है। गृह मंत्रालय इसका कोऑर्डिनेशन करेगा। सभी जानते हैं इस योजना का लाभ कहाँ होगा, लाभ होगा जैसे सीमा में बाड़ लगाने, फ्लड लाइट, तकनीकी समाधान, सड़कों के इससे संबंधित कार्य होंगे। पाकिस्तान के साथ कुछ सीमा है, उससे लंबी सीमा जिसमें 75 किलोमीटर नियंत्रण रेखा है, इससे संबंधित कुछ बातें की दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बार बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कितनी सीमा किस देश के साथ है, तो इसे आप लोग की नोट्स कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है पीटी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्या है नेक्स्ट, और आ जाइए। देखिए अब मैंने जो बात की थी नोटिस के संबंध में आप लोगों को बात किया था कि मौलिक कर्तव्य कितना इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। अब मौलिक कर्तव्य की बात चर्चा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांग की है मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए मांग करे केंद्र। मांग पर केंद्र से यह मांग की गई है कि मौलिक कर्तव्य को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है बाध्यता के साथ। इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बातें स्पष्ट की गई है, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा। ये आने वाले समय में महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग के लिए हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को क्यों नहीं बाध्य बनाया जाए, तो इससे संबंधित पक्ष और विपक्ष के अभी तर्क आएंगे, तो इससे सभी पॉइंट्स को आप लोग को कवर करते रहना है। जो भी प्रश्न आएंगे आगे हम लोग देखेंगे, जो भी इस पर जो भी अभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आप लोग को नीचे आ जाना है। उधर अभी तो चुनाव के सारे चीज़ दिए जा रहे हैं। अब आप लोग को यह देना है, यहाँ पर आप लोगों को की इस न्यूज़ को कवर कर लेना है कि लोन देने के लिए ग्राहक हितैषी बने बैंक वित्त मंत्री के द्वारा की जा रही है। साथ ही कंपनी के बोर्ड मेंबर में महिलाएं शामिल नहीं होना चाहती है, तो इससे संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट किए गए, उसे आप लोग जरूर देखिएगा, कर लीजिएगा इससे संबंधित। यहाँ पर फिर नीचे आप लोग खाद्य तेल की कीमतों में घटाए निर्यात, इससे बातें की गई है, तो इससे संबंधित क्या की पॉइंट है आप लोगों को देख लीजिएगा। क्या उतार चढ़ाव किस रूप से कितना प्रतिशत आयात करता है भारत अपनी ज़रूरतों का, जैसे 60% की जो आयात करता है, ये बहुत ही बड़ा फिगर है। अगर कुछ भी इंटरनेशनल लेवल पर कुछ जो हमारा जो गुड्स है आने में, उसको प्रोडक्ट को आने में देरी होता है, तो यहाँ भारतीय जो रुपये जो भारत जो मूल्य का वृद्धि होना वाजिब है। जैसे पाम ऑयल के तेल में देखा जा गया, जो भी सरसों का तेल यहाँ मिल रहा है, इंडोनेशिया ने बंद कर दिया तो कितना रेट आगे चला गया था, ऊपर हुआ उछाल हुआ था। इससे संबंधित चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोग देखिएगा। फिर यहाँ पर IDBI बैंक से बाहर नहीं होगा LIC, तो ये क्या है प्रकरण, बस आप लोग को पीटी पॉइंट से देख लेना है और कुछ भी नहीं करना। इससे संबंधित चीज़ें प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, केवल पीटी पॉइंट से आप तो पूछ सकता है LIC का गठन कौन कौन से संगठन से मिला हुआ। आपको ये जरूर भरत झुनझुनवाला का जो ये एडिटोरियल है आज जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि रोका नहीं जा सकता श्रमिकों का पलायन। यह कटुर सत्य है कि आप कितनी भी सुविधाएं दे दी अपने स्टेट में, मान लीजिए बिहार है, यूपी है या पंजाब है, कोई भी स्टेट है, कोई स्टेट के द्वारा कितनी भी सुविधाएं दी जाए, पलायन को, श्रमिक पलायन को नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि बेहतर
बेहतर से बेहतर जीवन की संकल्पना अभिलाषा सभी लोगों में होती है। तो जो दिल्ली में बैठा है जो व्यक्ति है वो अधिक बेहतर सुविधा मिलेगा तो दिल्ली से बाहर वो देश के किसी भी कोने किसी भी राज्य में जाके जॉब कर सकता है, उसे भी श्रमिक पलायन ही माना जाता है। या देश से बाहर विदेश में जा सकता है, वो भी श्रमिक पलायन के रूप में होता है। तो इस रूप को स्पष्ट करने के लिए बहुत से तथ्य इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो उसे ज़रूर। और यहाँ पर कुशल अकुशल का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, अकुशल श्रमिक और कुशल श्रमिक, तो इसमें ही भेद करने की ज़रूरत हो जाती है। तो इससे संबंधित जो बातें की गई हैं इनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे जरूर आज इस आर्टिकल को पढ़िएगा। बैंकिंग प्रबंधन को और प्रभावी बनाने की बात की गई है। इस ब्रजेश कुमार तिवारी जी के द्वारा एक छोटा आर्टिकल लिखा गया पर बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। जैसे एबीजी शिपयार्ड घोटाला हुआ है जो 5 से 12 तक चला और वर्तमान का सबसे बड़ा घोटाला बैंकिंग घोटाला माना गया। तो इससे संबंधित कुछ बातें की गई है जिसमें आपको कुछ घोटालों का नाम लिया गया, कुछ धोखाधड़ी का नाम लिया गया, जिससे सभी बड़े बड़े व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं। तो इससे संबंधित आपको ध्यान रखने आपको की पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जैसे अमेरिका इन चीज़ों से बहुत जल्द सीख के आगे बढ़ा है, तो इसलिए वो मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आया। भारत इन ऐसे कितने भी मामले आ गए, अभी तक ठोस ऐसा कदम नहीं उठाया कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन से इसे समाप्त किया जाए भारत में इस समस्या को, धोखाधड़ी बैंक धोखाधड़ी के मामले में। तो इसके संबंधित आप लोग ये जैसे देख लें साइबर प्राइम लोन जो आया था 2008 में संकट, जिसमें अमेरिकी बैंकों ने अंधाधुंध उसे लोन बांटा था। उसके बाद मंदी आई थी, तो उसके बाद निगरानी तंत्र डेवलप किया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत किया। तो इसी प्रकार भारत में भी आकांक्षाएं रखती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डेवलप करने के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस संबंध में कुछ डाटा देता है, जैसे कि जो कुल कर्ज है भारत का 35% जोखिम से भरा है, उसकी गारंटी ही नहीं है कि वो वापस बैंकों को प्राप्त होगा या नहीं। तो यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डाटा है, IMF के द्वारा जारी किया गया है। बैंक के पास केवल 8% नुकसान सहने की क्षमता है, जबकि 35% जो देता है उसका जो कर्ज दे रहा है उसकी कोई गारंटी ही नहीं कि वो कर्ज आएगा। पर बैंक अपने जो इस प्रकार के बेड लोन होते हैं उसको वहन करने का केवल 8% क्षमता है। तो समझ सकते हैं कितना गैप हो जाता है, 27% का अंतर हो जाता है, जो बैंक इस तरह के कर्जों में कुछ नहीं कर सकता है, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बैंक का दिशा निर्देशन करना, बैंक का लोन जो सिस्टम है उसको और नवीकरण लाना, उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डेवलप करना, इससे संबंधित बहुत सी चीज़ों को आप लोगों को करने की ज़रूरत हो जाएगी। तो इसलिए यह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोन का जो सिस्टमेटिक सिस्टम है वो बहुत गलत तरीके से एडॉप्ट किया गया है भारतीय इकोनॉमिक सिस्टम में। तो इसलिए यह नहीं होता तो जैसे नीरव मोदी है, मेहुल चोकसी हैं, या तो किंगफिशर से शहजादा हैं, वो भारत इतने बड़े घोटाला करके देश छोड़ के भागते नहीं है और उसे अभी तक वापस भी नहीं लाया जा सका है। यह राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी नज़र आती है, प्रशासनिक प्रतिबद्धता की या बैंक की प्रतिबद्धता, ये कौन स्पष्ट करेगा? इससे संबंधित नियम बनाने की आवश्यकता है। तो इस पर बात की गई है। चलिए नेक्स्ट है मंत्रांतरण पर धर्म मंत्रांतरण बने सख्त केंद्रीय कानून, इस पर एक लेख इनके द्वारा लालाजी जायसवाल के द्वारा लिखा गया है। तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा, ये बार बार मामला आता है तो कुछ की पॉइंट आप लोग को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जरूर पढ़नी चाहिए, नया भारत नई लोक सेवा। तो इससे संबंधित कुछ बातें की गई है, क्या है नहीं है, इससे संबंधित आप लोग लेख है वह जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपको FAT, इस पर प्ले लिस्ट बना हुआ, प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। FATF जो एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, तो इससे संबंधित क्या चीज़ें कॉन्सेप्ट क्या ये है, कौन किस देशों को कितनी बार मिला है, क्या यह भारत किस रूप से इसमें शामिल है, भारत की क्या प्रतिबद्धता है, इससे संबंधित चीज़ें आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग वीडियो FATF का, तो आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ बातें की गई हैं उसे मैं स्पष्ट कर दूं, उसके बाद आज का वीडियो इतना ही रहेगा। जैसे 27 निर्देश दिए गए थे
पाकिस्तान को, जिसमें 126 को पूरा कर दिया। इसलिए तो ब्लैक लिस्ट तो वो नहीं होगा, पर ग्रे लिस्ट में वो बना रहेगा। और ग्रे लिस्ट में यह पाकिस्तान एक पहला ऐसा देश है जो लगातार 4 वर्षों तक ग्रे लिस्ट में बना रहा। तो पीटी ओरिएंट आप लोग प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता, कौन ऐसा देश है वो जो लगातार 4 वर्षों तक ग्रे लिस्ट में बना रहा है। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको किए जा सकते हैं। तो आज का जो न्यूज एनालिसिस है, इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक जो था पीटी मेंस ओरिएंट 3 टॉपिक था जिसे हम लोग कवर किए हैं। तो इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा और तब हम लोग का सपोर्ट करते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक जोड़िए ताकि और भी हम बेहतर करते जाएँ। और भी हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में जल्द से आने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग का सहयोग करते रहिए। तो चलिए, तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।